सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे। ये विजन आइस की मंथली मैगजीन है, दिसंबर 2025। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो NSS ऑफ USA, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ US। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज़ किया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ 2025, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। नो की फीचर्स क्या हैं इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है रीअसेशन ऑफ मनरो डॉक्ट्राइन। तो इसको लिंक किया है इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी टू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, रोल ऑफ एशिया, ग्रेट पावर डायनामिक्स, गोल्डन डोम। गोल्डन डोम जो है ये एक मिसाइल डिफेंस शील्ड है, ठीक है। नो मुनरो डॉक्ट्राइन के बारे में देखते हैं। मुनरो डॉक्ट्राइन क्या है? इसको लाया गया था 1823 में, ठीक है, ताकि जो यूरोपियंस पावर है इसको रोका जाए इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूरोपियन पावर को रोकना, ये मुनरो डॉक्ट्राइन का कंसेप्ट है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है ये टॉप स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है यूएस के लिए। आई बात समझ में? तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है इसको इन्होंने लिंक किया है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ पे ये फोकस करते हैं री इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, क्रिटिकल मिनरल एक्सेस पे एंड एनर्जी डोमिनेंस पे। क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इसीलिए ये किसको हड़पना चाहते हैं? इसीलिए ये ग्रीनलैंड को हड़पना चाहते हैं। एनर्जी डोमिनेंस तो इसी वजह से इन्होंने वेनेजुएला को यहाँ पे हड़प लिया, ठीक है। तो वेनेजुएला पे यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल किया बाय यूजिंग ट्रेड रेसिप्रोसिटी, टैरिफ्स, मार्केट एक्सेस एज की पॉलिसी टूल। तो जैसे कि आपने देखा होगा ट्रंप जो है वो टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। कुछ बात हुई तो ट्रेड ट्रेड वार या फिर ट्रेड डील्स की धमकी दे रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये जो स्ट्रेटजी है ये रिप्लेस कर रही है वैल्यू बेस्ड डेमोक्रेसी प्रमोशन को विद सिविलाइजेशनल प्लूरलिज्म के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो अमेरिका का फ्यूचर है ये सेंट्रल है, ठीक है। एंड जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ये फ्री एंड ओपन होना चाहिए अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए। तो रशिया और चाइना को ये क्या देख रहे हैं? एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ठीक है, कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ठीक है। आई समझ में? गोल्डन डोम की बात करें तो यहाँ पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस शील्ड को डेवलप करेंगे, ठीक है, फॉर होमलैंड प्रोटेक्शन, होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, रादर देन दी कलेक्टिव डिफेंस ऑफ अलाइज, ठीक है। इनको अब एलाइज वलाइज कुछ नहीं बनाना है, बस मिसाइल डिफेंस शील्ड को यहाँ पे डेवलप करना है, ठीक है, जिसको गोल्डन डोम बोला गया है। तो एलाइज वलाइज अब बाढ़ में गई। नेटो, तो जैसे कि आपको पता होगा यूरोपियन बहुत सारे मेंबर्स ये नेटो के मेंबर्स हैं। उसी के चलते हुए जो ट्रंप है वो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, ये एक इम्प्लीकेशन है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स, ठीक है, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर इस पे खतरा है। मल्टीलेटरलिज्म वीक होने जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें
तो जो एड है ग्लोबल साउथ को ये कम होगा, ठीक है। वर्ल्ड डिवाइड हो जाएगी स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस में। आई बात समझ में? अगर अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फोकस कर रहा है, हो सकता है चाइना जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे अपना डोमिनेंस शो करे। आई बात समझ में? नो, एक एक करके समझते हैं। मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये लोग रिसोर्स रिच रीजन्स पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मिलिट्री कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका, एरेक्टिक, ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं। स्ट्रेटजिक, कम्पिटिटिव, फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। इसको ये ट्रीट कर रहे हैं एज अ नेशनल सिक्योरिटी। रिसेंटली आपने देखा होगा वेनेजुएला, इसको कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व एंड ऑपरेशन साउदर्न स्फीयर। और ग्रीनलैंड को भी ट्रंप जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे पागल हुआ है। वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं और यहाँ पे हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स भी देखने को मिल रहे हैं लैटिन अमेरिका में। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। वानी फिजल्ड एंड तन ब्रीज डिपॉजिट्स, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। नाउ नॉर्मलाइजेशन ऑफ अथॉरिटेरियन regimes। तो NSS abandons imposing liberal democratic values abroad और ये अडॉप्ट कर रहे हैं रियलिस्ट अप्रोच टू वर्क विद ऑटोक्रेटिक, जो कि अलाइन है विद US इंटरेस्ट। नो, ये बेनिफिट कर सकता है किसको? ऑटोक्रेसीज को, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है। आई बात समझ में? नो, एज US अपने नॉर्म्स को यहाँ पे इन्फोर्स करेगा, ठीक है। नो, ग्लोबल बेस्ड, जो हम अगर हम बात करें रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर्स की, तो ये इस पे ख़तरा है, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर पे। ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना चाहता है, पनामा कनाल को, फॉर स्ट्रेटजिक रीजंस। इस वजह से जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 2 जो यूनाइटेड नेशंस का है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर लीगली मैंडेट करता है स्टेट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्सेस, ठीक। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सेल्फ डिफेंस एंड कलेक्टिव एक्शन अथोराइज्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज फोर्सेस का हम यूज़ नहीं कर सकते, इससे हमें बचना है। एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। मल्टीलेटरलिज्म यहाँ पे वीक हो रहे हैं एज US जो है ये बायलेटरल इंगेजमेंट्स कर रहा है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, US के नेशनल इंटरेस्ट में। तो रिसेंटली US ने विड्रॉ किया है फ्रॉम 66 ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे US ने विड्रॉ किया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे US विड्रॉ करना चाहता है और किया भी, ठीक है। इवन WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से US जो है वो विड्रॉ कर रहा है। ग्लोबल साउथ में जो एड आता था वो कम हो जाएगा। अगर हम बात करें तो NSS इन्होंने ओमिट किया है, ठीक है, छोड़ दिया है टर्म ग्लोबल साउथ को और प्रायोरिटाइज किया है डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिवाइवल को, our sea commitments and ties assistance
टू इट इज स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़। अब ये वहीं पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वहीं पे हेल्प प्रोवाइड करेंगे जो इनकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ होंगी। यूएस जो है ये सिंगल लार्जेस्ट डोनर है एड का वर्ल्ड में। 30% जो भी ग्लोबल ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो कहाँ से आता था? यूएस से आता था। ठीक है, वर्ल्ड जो है ये दो स्फीयर्स में डिवाइड हो सकती है। जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है 2025 की, ये फोकस कर रही है वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, तो इस वजह से चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, इसकी मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक का जो प्रेजेंस है, मिलिट्री का जो प्रेजेंस है एशिया में, वो बढ़ सकता है। और इंडो पैसिफिक वाले और ग्लोबल साउथ में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो राइज हो सकता है। आर्म्स रेस जो है वो बढ़ सकती है। तो एनएसएस ने जोर दिया है न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन पे एंड डिटरेंस रिस्क, इंटेंसिफाइंग आर्म्स कंपटीशन एंड वीकनिंग ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। आई बात समझ में? नाउ इम्प्लीकेशंस क्या हैं इंडिया के लिए? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की बात करें तो इम्प्रूव रिलेशंस इम्प्रूव होंगी। ठीक है, नाउ टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजिक गेन्स, तो हम कॉपरेशन कर सकते हैं ऑन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एंड क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स की हमें यहाँ पे सप्लाई हो सकती है एज की चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है। ठीक है, इंडो पैसिफिक इंगेजमेंट, ठीक है, क्वाड का रोल यहाँ पे है। इंडिया के साथ हमारी क्वाड में अलायंस है। ठीक है, क्वाड में अगर हम बात करें तो क्वाड में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएस है। ठीक है, तो इंडिया का विजन है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, जो कि चाइना के अगेंस्ट में है। ठीक है, आई बात समझ में? चाइना को काउंटर करना है, इसलिए क्वाड जो है ये इम्पोर्टेंट है। और यूएस का भी यहाँ पे विजन है कि इंडो पैसिफिक ओपन एंड फ्री होना चाहिए फॉर दी यूएस सिक्योरिटी। आई बात समझ में? तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं। नाउ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चैलेंजेस की बात करें, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। यूएस जो है रिसेंटली आपने देखा, पहले 50% टैरिफ, फिर 500%, लेकिन अब रिसेंटली न्यूज़ आ रही हैं कि टैरिफ जो है वो कम कर दी गई है, 18% तक हो चुकी है और इवन की ट्रेड डील भी हो चुकी है। फिलहाल न्यूज़ में देखने को मिला, फिलहाल हमने भी अभी तक कुछ आर्टिकल नहीं पढ़े, कुछ दिनों से बैक लॉग चल रहा है न्यूज़पेपर का भी, वो भी क्लियर करना है। ठीक है, हो जाएगा। नाउ बर्डन शिफ्टिंग प्रेशर, ठीक है, यूएस जो है ये इंडिया को बता रहा है कि आप एक काम करो, रशिया से तेल मत लो। ठीक है, रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो तो आपके साथ ट्रेड डील होगी। ठीक है, नो यूएस एक्सपेक्ट्स इंडिया टू टेक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन विदाउट ऑफरिंग द सिक्योरिटी गारंटी ऑफ द फॉर्मल ट्रीटी। ठीक है, यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया से कि इंडिया जो है वो क्या करे, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले फॉर सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं प्रोवाइड की जा रही, किसके लिए? सिक्योरिटी गारंटी ऑफ अ फॉर्मल ट्रीटी। ना चाइना टिल्ट, ट्रंप की सॉफ्ट पॉलिसी है, सॉफ्ट स्टैंस है ऑन चाइना। एंड यहाँ पे आपको G2 एंगेजमेंट देखने को मिली होगी रिसेंटली। चाइना एंड अमेरिका, इनके दरमियान एक G2 मीटिंग हुई थी, पिछली बार मैंने पढ़ाया भी इसको। नो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग, इस पे थोड़ा सा मामला है। एनएसएस ये क्लेम करता है कि
ट्रंप निगोशिएट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि ट्रंप ने निगोशिएट किया है पीस पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थे इंडिया पे कुछ इम्प्लीकेशंस, चैलेंजेस। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन डायस्पोरा। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन्होंने रिलीज़ किया रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस रिकमेंडेशंस ऑन इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, तो इसमें एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई, इसके साथ साथ मैग्रेंट वर्कर्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, नो इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को जानते हैं। इंडियन डायस्पोरा ये वो लोग होते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, और ये माइग्रेट होते हैं इंडिया से, फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड सेंचुरीज एगो या फिर रिसेंटली ऑन लॉन्ग टर्म वीज़ा, एंड दे आर मोस्टली सेटल्ड अब्रॉड। ठीक है, तो ये अब्रॉड रहते हैं आउटसाइड इंडिया, और ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पे भी वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कोई 4 साल के लिए जाता है, कोई 10 साल के लिए जाता है, कोई 6 साल के लिए जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जाते हैं, और कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे सेटल भी हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं? सबसे पहले एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इंडियन सिटीज़न जो कि ऑर्डिनरी इंडिया से बाहर रहते हैं, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। फिर पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये एंसेस्टर हैं, सॉरी इनके जो एंसेस्टर हैं वो इंडियन नेशनल्स हैं। ठीक है, और ये सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं, लेकिन फॉरेन सिटीजनशिप को, और इनके पास फॉरेन पासपोर्ट भी होता है। उसके बाद ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनको रजिस्टर किया है सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के जो सेक्शन 7 है उसके अंडर इनको हमने रजिस्टर किया है। 2015 में हमने मैरिज किया है PIO एंड OCI कॉल होल्डर्स को इनटू वन OCI कैटेगरी। 2015 में हमने इनको मैरिज भी किया है। नो इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा है, ओवर 34 मिलियन इंडियन जो कि अबॉर्ड हैं। ठीक है, 17.17 मिलियन एनआरआईज हैं। ठीक है, एनआरआईज। और वहीं अगर हम बात करें तो 17.18 मिलियन जो हैं वो हमारे पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के हैं। ठीक है, तो ये हर एक कंटिनेंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड हैं की रीजन्स में। ठीक है, की रीजन्स में या की कंट्रीज़ में ये कंसंट्रेटेड है। तो मोर देन हाफ ऑफ जो डायस्पोरा है वो नियरली 10 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा यूएस में, फिर यूएई एंड देन सऊदी अरबिया। यूएस की बात करें तो 5.7 मिलियन, यूएई में 3.9 मिलियन एंड सऊदी अरबिया में 2.7 मिलियन। ठीक है, इसके साथ साथ ये लोग कनाडा, मलेशिया, म्यांमार, यूके और साउथ अफ्रीका में भी प्रेजेंट हैं, फैले हुए हैं। नो की हाइलाइट्स क्या हैं कमेटी की? सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ की इश्यूज़ को भी हाईलाइट किया है और रिकमेंडेशंस भी बताई हैं। लैक ऑफ कॉमन डिफिनीशन किसके लिए? नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। तो रिकमेंडेशन ये बताया है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज को काम करना चाहिए टुवर्ड्स कॉमन डिफिनीशन फॉर द टर्म ऑफ एनआरआई। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड वोटिंग राइट है एनआरआईज के लिए अंडर सेक्शन 20A ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट
1950। तो एनआरआईज जिन्होंने यहाँ पे एनरोल किया है वोटर लिस्ट में, उनको प्रेजेंट होना है फिजिकली टू कास्ट देयर वोट। तो सोल्यूशन क्या बताया है यहाँ पे? सोल्यूशंस जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ETPBS, इसको हम ला सकते हैं ताकि ये लोग अपना वोट कास्ट कर सकें। लैक ऑफ एथेंटिक डाटा ऑन द इंडियन डायस्पोरा, इंडिया के पास कोई एथेंटिक डाटा नहीं है। इंडिया का जो ऑफिशियल फिगर है डायस्पोरा के रिगार्डिंग, वो मैच नहीं हो रहा विद द UN पॉपुलेशन डिविजन्स एस्टिमेट। तो मिनिस्ट्री को ये काम करना चाहिए विद द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, है बात समझ में, और ताकि ये कलेक्ट कर सकें रिलायबल डाटा को ऑन माइग्रेंट्स एंड रिटर्नीज ऑन रियल टाइम बेसिस पे। लैक ऑफ सक्सेस रेट इन द ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस्ड पर्सनस। तो अगरचे यहाँ पे हमारे पास बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं टू ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस्ड पर्सनस, लेकिन यहाँ पे ओनली 8 इंडियन पर्सनस को, प्रिजनर्स को यहाँ पे क्या किया है? ट्रांसफ़र किया है अभी तक फॉरेन कंट्रीज से टू इंडिया, ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने चाहिए, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं उनको दोबारा से मतलब इन्फोर्स करना चाहिए या उनको दोबारा से रिन्यू करना चाहिए, ताकि जो सेंटेंस्ड लोग हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जाए इंडिया में, ठीक है। ये कुछ की रिकमेंडेशंस थी और की इश्यूज़ को हाईलाइट किया था। सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन डायस्पोरा का? कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर। इंडियन ऑरिजिन कम्युनिटीज़ ये डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स में हैं, वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में। तो ये कैरी करते हैं इंडिया के कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस को अदर कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, ठीक है। इस वजह से जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है वो बढ़ जाता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड का टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंस का ओवर डिकेड्स। तो यहाँ पे 135.46 बिलियन रेमिटेंस जो है वो फ्लो हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। रेमिटेंस इनफ्लो जो है वो इक्विवेलेंट है 3 to 3.5% ऑफ GDP, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। रेमिटेंस क्या होता है? देखो, इंडियन वर्कर्स या फिर माइग्रेंट्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, काम करके जो भी वो पैसा कमाते हैं, जो भी वो अर्न करते हैं, उसको वो यहाँ पे भेजते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। आई बात समझ में ना? पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। मोर देन 260 पीपल जो हैं इंडियन ऑरिजिन के, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन वेरियस कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स में, इंक्लूड्स हेड ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट इन फ्यू केसेस, ठीक है। वो हेड भी हैं स्टेट्स के और गवर्नमेंट्स के, ठीक है। तो ये जो डायस्पोरा का प्रेजेंस है ये एनहांस करता है इंडिया के हॉट इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग टाइज हैं विद गल्फ स्टेट्स, आई बात समझ में, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं, मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा ये कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्लोबल नॉलेज इकॉनमी, ठीक है, नॉलेज और इकॉनमी में, विद ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियंस इन द स्टेम फील्ड, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस फील्ड में सिग्निफिकेंट नंबर है इंडिया का, ठीक है। अगर हम बात करें 25% जो भी स्टार्टअप्स हैं कहाँ पे? सिलिकॉन वैली में, उनको मैनेज करते हैं वो लोग जो कि इंडियन ऑरिजिन के हैं,
ठीक है। नाउ इंडियाज एंगेजमेंट विद डायस्पोरा। तो इंडिया का एंगेजमेंट डायस्पोरा के साथ कैसा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच जो है टू एंगेज विद द इंडियन डायस्पोरा, वो फोकस करता है 4 पिलर्स पे, 4 फंडामेंटल पिलर्स पे। इसमें 4 सीज हैं हमारे पास। ठीक है, ये 4 है, 4 सी। 4 सी: केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। केयर की बात करें, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, ये एक वेलफेयर स्कीम है। यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कवरेज इंडियन वर्कर्स को अबाउट, ताकि उनकी जो सेफ्टी है उनको इंश्योर कर सके और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए इमरजेंसी के केसेस में। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। फिर हमारे पास है मदद पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल इन टाइम बॉन्ड मैनर। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है विद की कंट्रीज, ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको हार्नेस किया जाए एंड मोबिलिटी को फास्टर किया जाए। इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, एकेडमिक्स, बिजनेस पीपल एंड प्रोफेशनल्स की जो मोबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। ना कनेक्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट इज कनेक्ट, फर्स्ट इज केयर, देन कनेक्ट। प्रवासी भारतीय दिवस, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द इंगेजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डायस्पोरा। किसके दरमियान? गवर्नमेंट और डायस्पोरा के दरमियान इंगेजमेंट होता है। इसको हम हर 2 साल के बाद मनाते हैं, एवरी 2 years, ऑन द 9th जनवरी। ठीक है, 9th जनवरी एवरी 2 years। ठीक है, हर 2 साल के बाद। ठीक है, नो इंडिया प्रोग्राम, KIP, इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर डायस्पोरा यूथ, वो एक्सप्लोर कर सके इंडिया के हेरिटेज को, हिस्ट्री को, गवर्नेंस को थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर हमारे पास आता है सेलिब्रेट, प्रवासी भारतीय समन अवार्ड। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है अवरसी इंडियंस के लिए। ठीक है, उनको अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। ठीक है, इन मायराइड फील्ड्स। फिर हमारे पास है गैरीमाथिया इंगेजमेंट, ये किसके लिए? ये गैरीमाथिया जो कम्युनिटी है उसके लिए। रिसर्च, आउटरीच एंड फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैरीमाथिया स्टडी एंड रिसर्च सेंटर, ताकि हम कनेक्ट कर सकें डिसेंडेंट्स ऑफ इंडेंचर इंडियंस एंड जो उनकी लेगेसी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एंड सेलिब्रेट देयर लेगेसी। कंट्रीब्यूट की बात करें, नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव्स सच एज VAJRA, विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। फिर हमारे पास है प्रभास, प्रवासी भारतीय एकेडमिक साइंटिफिक संपर्क। फिर हमारे पास है दूसरा VAIBHAV फेलोशिप। ठीक है, ताकि हम कोलाब्रेशन को प्रमोट कर सके बिटवीन ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स विद इंडियन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा ये ट्रूली इंडिया का एक्सटेंडेड फैमिली बन चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये सोर्स है प्राइड, स्पोर्ट एंड इन्फ्लुएंस के लिए। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा इंडिया को प्रमोट कर रहा है, तो और इंडिया जो है वो अपने डायस्पोरा को एम्पावर कर रहा है। ठीक है, दोनों के दरमियान एक पार्टनरशिप है, आए बात समझ में। तो जो प्रेजेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटिकली भी, स्ट्रेटजिकली भी, इकोनॉमिकली भी। ठीक है, सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करें, रेमिटेंस की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट इंडियंस जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, कंट्री के मतलब हेड हैं, गवर्नमेंट के हेड हैं, स्टेट के हेड हैं। और आप देख सकते हो 25% जो भी स्टार्टअप सिलिकॉन वैली में
वो किन के पास से, उनको कौन मैनेज कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। न्यूज़ में किस वजह से है, तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं नमीबिया एंड गाना में इन जुलाई एंड इथोपिया में इन दिसंबर 2025, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो की डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द विजिट, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे एक ग्रेड ऑनर निशान ऑफ इथोपिया ये मिलता है, ये अवार्ड जो कि हाईएस्ट कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है ड्यूरिंग दी अदीदिस अबाबा विजिट। तो इंडिया इथोपिया इन्होंने अपनी बाईलेटरल टाइज को एलिवेट किया एट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, किस लिए, डाटा सेंटर को एस्टेब्लिश करने के लिए इथोपिया में, एंड डिबिट रिकंस्ट्रक्शन अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो एवोल्यूशन की बात करते हैं, इंडिया अफ्रीका की जो रिलेशंस हैं वो कैसे इवॉल्व हुई, मैरीटाइम कॉमर्स, कल्चरल लिंक्स, सत्याग्रह, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग टाइज। तो यहाँ पे एक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी सेलर्स लॉग बुक, इसको लिखा गया था फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ये एक अर्ली हिस्ट्री प्रोवाइड करती है एज इंडियन मर्चेंट्स जो एक्सपोर्ट करते थे क्लोथ, मेटल एटसेट्रा अफ्रीका में, और वहाँ से वो लोग गोल्ड, आइवरी एंड अदर गुड्स एक्सचेंज करते थे। कल्चरल लिंक, बाय द 12th सेंचुरी, ठीक है, अफ्रीकन कम्युनिटीज़ जैसे कि सिद्धीज़ ये इंडिया में आए और ये सर्व करते थे एज अ सोल्जर्स एंड सेलर्स इंडियन आर्मी में। सत्याग्रह, गांधी जी ने डेवलप किए अपने प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका, कब 1893 टू 1940 में, ठीक है। लेटर यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स यहाँ से इंस्पायर हुए बोथ इन इंडिया और अफ्रीका। एंटी कॉलोनियलिज्म, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि जो अफ्रीका है ये सिस्टर कंटिनेंट है, ठीक है, जो कि लिंक्ड है इंडिया के फ्रीडम के साथ। इंडिया की फ्रीडम जो है वो लिंक है इसके साथ डायरेक्टली टू द अफ्रीकाज लिबरेशन। इंडिया ने लीडिंग रोल प्ले किया है इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और सपोर्ट किया है अफ्रीका की सॉवरेनिटी को, किस दौरान, ड्यूरिंग द कोल्ड वार के दौरान, ठीक है। आई बात समझ में। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई 1991 में, जो रिलेशनशिप है वो शिफ्ट हो गई प्योरली आइडियोलॉजिकल से कहाँ पे, इकोनॉमिक इंगेजमेंट की ओर, थ्रू इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। तो ये जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, इसकी पहली समिट जो है वो 2008 में हुई थी। आई बात समझ में। नो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, तो इंडिया की बात करें क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए इस रिलेशन का। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजिक एंड जियोपॉलिटिकल, ठीक है, फिर डिफेंस, इकोनॉमी, एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एज अफ्रीका इज़ आवर पार्टनर। नाउ स्ट्रेटजिक एंड जियोपॉलिटिक्स की बात करें, अफ्रीका जो है ये एक नेचुरल पार्टनर है इंडिया का, किस लिए, ग्लोबल साउथ की वॉइस को लेकर, जो कंसर्न्स हैं ग्लोबल साउथ में, उसकी जो वॉइस है उसको लेकर अफ्रीका जो है वो एक नेचुरल पार्टनर है इंडिया का, ठीक है। तो अफ्रीका भी चाहता है इंडिया के साथ कि यहाँ पे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक UN, WTO, यहाँ पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए और दोनों पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। अफ्रीकन यूनियन, इनकी जो G20 मेंबरशिप थी वो इनको हमने दी, इंडिया की जो प्रेसिडेंसी के दौरान इनको यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, इनको मेंबरशिप दी गई। तो जो कि एक ग्लोबल वॉइस, जो ग्लोबल साउथ है उसकी वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफेंस की बात करें
तो हमारी इंगेजमेंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं थ्रू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड इंडियन ओशियन कमीशन। ठीक है, तो ये अफ्रीका भी इसका मेंबर है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज में अफ्रीका पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि मिलन है, कटलस एक्सप्रेस एट्सेट्रा। इंडियन नेवी ने रिसेंटली लॉन्च किया है लार्ज स्केल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट इसको। ठीक है, मल्टीलेटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइजेज विद अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। ठीक है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट, इसको ये हाईलाइट किया है कि ये अफ्रीकन इंडियन की मैरीटाइम इंगेजमेंट्स हैं। इकोनॉमिक की बात करें, अफ्रीका ऑफर करता है यंग रैपिडली अर्बनाइजिंग मार्केट को और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कोबाल्ट है, मैग्नीज है, रियर अर्थ। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड ग्रीन ट्रांजिशन के लिए। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 48.1% कोबाल्ट है, 47.7% मैग्नीज रिजर्व्स मौजूद हैं। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो अफ्रीका में बहुत सारा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, विद 10 टेट्रावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी एंड 100 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी एंड 15 गीगावाट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, इसको बनाया था इंडिया ने। ठीक है, को फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो ये किस लिए हम बात करते हैं, मिनी ग्रिड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर इन अफ्रीका थ्रू पायलट प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, STARC इनिशिएटिव, वर्चुअल ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर एटसेट्रा। आई बात समझ में? ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर ये इनिशिएटिव्स हैं, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। नाउ अफ्रीका के लिए इंडिया कितना इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड, UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस, डायस्पोरा, ग्रॉस रूट एम्पावरमेंट, नॉन प्रस्पेक्टिव एड एंड मिलिट्री ट्रेनिंग एंड हार्डवेयर। ठीक है, ट्रेड की अगर बात करें, इंडिया अफ्रीका इनका ट्रेड जो है वो एक्सीड हो चुका है 100 बिलियन इन 2024 टू 25। ठीक है, 2024-25 की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया जो है ये अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया इज द अफ्रीकाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। ट्रेड बास्केट की बात करते हैं, माइनली इसमें मिनरल फ्यूल है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फर्मा है। ठीक है, तो फ्रॉम इंडियन साइड अगर हम बात करें ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल, डायमंड, कॉपर एटसेट्रा ये अफ्रीकन साइड से हैं। इंडिया एक टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से है इन अफ्रीका। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी डीप इकोनॉमिक लिंक्स किसके साथ, अफ्रीका के साथ। UN पीस कीपिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें अफ्रीका में, विद 2 लाख सोल्जर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है ब्लू हेलमेट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया जो है ये अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रूप्स का टू दी पीस कीपिंग ऑपरेशन, यानी कि जो पीस कीपिंग ऑपरेशन हैं उनमें इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, डायस्पोरा की बात करें, मोर देन 3 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा जो हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। आफ्टर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1830 ब्रिटिश ने ट्रांसपोर्ट किया मिलियंस इंडियन को अफ्रीका में एज इंडेंचर्ड लेबरर्स। किस लिए? शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए इन मोरेशस एंड नाताल। ठीक है, और रेलवे प्रोजेक्ट्स में इन ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पे जो डायस्पोरा है वो फिर स्ट्रांग हो गया। नाउ ग्रॉस एम्पावरमेंट,
इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं लाइक सोलर मामास, ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेन वुमेन फॉर रूरल अफ्रीकन कम्युनिटीज एज सोलर इंजीनियर्स इन इंडिया, नॉन प्रस्पेक्टिव एड, इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो डिमांड ड्राइवन है एंड फ्री ऑफ कंडीशनलिटीज, ठीक है। कंपाला प्रिंसिपल जो ये कहता है कि जो इंगेजमेंट है वो ऐसे गाइड की गई है, यहाँ पे अफ्रीका की प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। वी स्टेट्स दैट इंगेजमेंट विल बी गाइडेड बाय अफ्रीकन प्रायोरिटी। आई बात समझ में, इंगेजमेंट जो है उसको गाइड किया जाएगा अफ्रीकन प्रायोरिटीज़ के साथ। कंपाला प्रिंसिपल 2018, यहाँ पे 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको आउटलाइन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फॉर अफ्रीका इंडिया पार्टनरशिप। इसमें एक दूसरे के साथ मिलकर डेवलप करना है, ठीक है, लोकल पार्टनरशिप को स्ट्रांग बनाना है। नाउ मिलिट्री ट्रेनिंग एंड हार्डवेयर, इंडिया प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव मिलिट्री हार्डवेयर, ठीक है, इंटरसेप्टर्स, आर्मोर्ड व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, किसको, अफ्रीका को, एंड ट्रेनिंग टू अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस लाइक सेचिल्स, मोरेशियस एंड मोजाम्बिको, ठीक है। इनकी जो आर्मी है, डिफेंस फोर्स है, उसको इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नाउ इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशन, डिजिटल पार्टनरशिप, तो डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस सोल्यूशन। तो डिजिटली हम अफ्रीका को हेल्प कर रहे हैं कनेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है डिजिटल कनेक्टिविटी का वो राइज हुआ है, ठीक है। को डेवलपिंग बैंकिंग, ई कॉमर्स फॉर रूरल पॉपुलेशन, ये इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इंडिया हेल्प कर रहा है अफ्रीकन नेशंस को इन अडॉप्टिंग डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल मॉडल, ठीक है, जैसे कि हमारा यूपीआई है, ऐसी ही ये अपना डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल ये अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूपीआई रुपए को भी इंट्रोड्यूस किया है इन मॉरिशस एंड नामीबिया, इन्होंने यूपीआई और रुपए को यहाँ पे अडॉप्ट किया है, ठीक। नाउ साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन अफ्रीकन नेशंस के साथ ये इंडिया ने मजबूत की है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट एंड मोरक्को, ठीक है, ताकि हम एक्सपर्टीज़ को शेयर कर सकें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकें, टेली कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना है एंड ताकि जो 4G एंड 5G कवरेज है ये एनहेंस हो सके, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स लाइक अफ्रीका पेरिलस सबसी केबल सिस्टम। ये 2 केबल सिस्टम्स हैं, इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे इंडिया, अफ्रीका और यूरोप को। पैन अफ्रीका ईट नेटवर्क, इसको लॉन्च किया है 2004 में, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है इन द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन इन अफ्रीका, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो कि एक पिलर है इंडियन सॉफ्ट पावर का। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकन डेवलपमेंट में, ठीक। तो ये मैंने बताया, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ठीक है, ICCR स्कॉलरशिप। इसके साथ साथ ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती, ठीक है, ये टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन नेटवर्क और
ये कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करेगा अक्रॉस सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ में। गवर्नेंस सोल्यूशन, इंडिया ऑफर करता है टेक्नोलॉजी लाइक डिजी लॉकर, ताकि हेल्प कर सके अफ्रीकन नेशंस को टू क्रिएट ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है, ताकि जो सर्विस डिलीवरी है वो मजबूत हो सके। स्मार्ट जाम्बिया इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर कोलैबोरेटिव डिजिटल गवर्नेंस, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, डिजिटल डेवलपमेंट की एक एग्जांपल है। नाउ चैलेंजेस कौन कौन से हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में? सबसे पहले चाइना फैक्टर है। चाइना का इन्फ्लुएंस जो है अफ्रीका में वो ग्रो हुआ है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आप चाइना फैक्टर भूल गए किसी भी रिलेशन में तो फिर आपकी गलती है। एग्जाम में सबसे पहले चाइना फैक्टर याद रखना, कहीं पे भी अगर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंडिया जो है ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। आई बात समझ में? चाइना यहाँ पे डीप जा चुका है अफ्रीका में, ठीक है, तो बाद में कंट्रीज ट्रैप हो जाती हैं, जिसको डेबिट ट्रैप पॉलिसी भी हम बोलते हैं। चाइना जो है ये अपना इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। ट्रेड कंसंट्रेशन रिस्क, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो हैवीली कंसंट्रेटेड है फ्यू लार्ज इकॉनमीज़ में, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया, इजिप्ट और कीनिया, जो कि हाफ ऑफ टोटल एक्सपोर्ट है इस कंटिनेंट में हमारा, यानी कि हाफ ऑफ जो एक्सपोर्ट है वो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट और कीनिया में जाता है। प्रोजेक्ट डिले, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिलेज हमें देखने को मिलते हैं। मल्टीपल इंडिया फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये डिलेज को फेस कर रहे हैं ड्यू टू प्रोसीजरल बोटलनेक, ठीक है, फंडिंग डिसबर्समेंट इश्यूज एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन रिमोट अफ्रीकन रीजन्स। अंडर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस, अफ्रीकन जो नेशंस हैं इनका उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, इनके पास परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, या फिर अदर जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग फॉर्म्स हैं वहाँ पे इनका उतना ये हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, पॉलिटिकल अनरेस्ट, कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, ठीक है, ये अफ्रीका में हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो मतलब डेवलपिंग बहुत ये मैं कह सकता हूँ कि अभी अंडर डेवलप हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो जियो पोलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक पैराडॉक्स की बात करें, इंडियाज़ पॉलिसी, इन्होंने यहाँ पे रिवील किया है स्ट्रेटजिक पैराडॉक्स को। तो साउथ साउथ कॉपरेशन ये क्लैश हो रहा है विद द परस्यूट ऑफ पावर मैक्सिमाइजेशन एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। नाउ इंडिया के इनिशिएटिव्स फॉर अफ्रीका, इंडिया के कौन कौन इनिशिएटिव्स हैं अफ्रीका के लिए? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये एक इनिशिएटिव है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है इसको एस्टेब्लिश किया 2017 में बाय इंडिया एंड जापान, ताकि जो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट है अफ्रीका में उसको तेज़ी से बढ़ाया जाए थ्रू एनहेंस्ड कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। किसके थ्रू? एनहेंस्ड कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन अगर हम करेंगे अफ्रीका के साथ, एशिया अगर अफ्रीका के साथ कोऑपरेशन करेगा, कनेक्टिविटी इन्हेंस करेगा, तो जो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस, ठीक है, इंडिया फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जिसने नॉन रेसिप्रोकल ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस दिया है लीस्ट डेवलप कंट्रीज को। किसके थ्रू? थ्रू द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस, ये एक स्कीम है इंडिया की, ठीक है। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, तो इसको लॉन्च किया 2004 में, ठीक है। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है टू द एडवांसमेंट ऑफ टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन इन अफ्रीका। इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, ये जो आइडियाज़ है IDEAS, इसमें क्या है?
12 बिलियन यूएस डॉलर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट, ये दिया गया है 42 अफ्रीकन कंट्रीज़ को। फिर टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच टू अफ्रीका इंडिया मूवमेंट, टीम 9, ठीक है, पार्टनर किया है विद वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, टेली कम्युनिकेशन विद फोकस ऑन टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है, अलाइन करना है इंडिया का जो ट्रेड है उसको, ट्रेड स्ट्रेटजी को विद दी अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ठीक, और सपोर्ट करना है रीजनल वैल्यू चेन को, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है, इंडिया को ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से आगे जाना है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, इनसे और आगे जाना है बियॉन्ड दिस ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट मार्केट्स, डाइवर्सिफाई करना इनटू अदर रीजन ऑफ अफ्रीका with targets of doubling bilateral trade to 200 billion US dollars by 2030. मिनरल टू मार्केट स्ट्रेटजी, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, लोकल बेनिफिकेशन के लिए इंडिया को इन्वेस्ट करना है, रेगुलर समिट्स, इंडिया अफ्रीका फॉर्म समिट जो है 2015 के बाद इसकी कोई भी समिट नहीं हुई है, तो ये समिट्स जो हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए। 2020 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक, ये रेगुलर होनी चाहिए। ट्रायंगुलर कॉपरेशन, इंडिया को पार्टनरशिप को, जो इंडिया की पार्टनरशिप है उसको लिवरेज करना चाहिए विद द थर्ड पार्टी लाइक जापान, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, यूएई टू पोल रिसोर्सेज फॉर अफ्रीकन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, माइटिगेट करना है फाइनेंशियल लिमिटेशंस को कंपेयर टू चाइना, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप जो है ये ट्रस्ट पे बिल्ड हुई है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड शेयर्ड डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू साउथ साउथ कॉपरेशन। एस जे शंकर ने यह बताया कि आवर पार्टनरशिप विद अफ्रीका इज बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, ये इमोशनल बॉन्ड से अफ्रीका के साथ हम एक जैसी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये ये जो टॉपिक है पसंद आया होगा। नो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो शॉर्ट न्यूज़ हैं, शॉर्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। नो नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूज़ इन शॉर्ट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो यहाँ पे 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट होती है रिसेंटली। तो रशियन प्रेसिडेंट विजिट करते हैं न्यू दिल्ली फॉर 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए, और यहाँ पे 25 साल भी पूरे होते हैं किसके? डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। इसको कब साइन किया गया था? 2000 में इसको साइन किया गया था। इसके कितने साल पूरे हुए? 25 साल पूरे हुए। आई बात समझ में? नाउ की आउटकम्स क्या निकले समिट के? तो अगर हम बात करें ट्रेड टारगेट, कॉपरेशन इन इंटरनेशनल फोरा, करेंसी एंड पेमेंट, फॉसिल फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, लेबर मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ट्रेड टारगेट, यहाँ पे ट्रेड टारगेट को रिवाइज किया है कि 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड जो है वो टारगेट हम पूरा करेंगे 2030 तक। तो यहाँ पे प्रोग्राम 2030 अडाप्टेशन, इसको अडाप्ट किया है प्रोग्राम 2030 को फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो 2030 का ये जो प्रोग्राम है ये फोकस करेगा ऑन डाइवर्सिफाइंग ट्रेड बियॉन्ड एनर्जी एंड डिफेंस। अक्सर हम क्या यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं रशिया से? ऑयल एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल वगैरह, ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड जाना है हमें, और भी आगे निकलना है। कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल फोरा, रशिया फॉर्मली ज्वाइन करता है इंडिया की जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसके साथ।
तो ये जो बिग कैट अलायंस है, ये किसने एस्टेब्लिश की? इंडिया ने की। ठीक है, ये इंडिया लीड कोalition है ऑफ बिग कैट रेंज एंड नॉन रेंज कंट्रीज़। इसमें वो कंट्रीज़ आती हैं जिनमें बिग कैट्स पाई जाती हैं, और नॉन रेंज कंट्रीज़ भी आती हैं जहाँ पे बिग कैट नहीं भी पाई जाती। ठीक है, बहुत। तो ये जो IBC है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने की बात होती है। इसमें टाइगर है, लायन है, लिपर्ड है, स्नो लिपर्ड है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। ठीक है, ये 7 बिग कैट्स हैं। करेंसी एंड पेमेंट, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो हम क्या करते थे? डॉलर्स में करते थे। ठीक है, वेस्टर्न लीड फाइनेंशियल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बाईपास करके बोथ कंट्रीज़ ने एग्री किया है कि हम रूपी रूबल के सेटलमेंट को डेवलप करेंगे, पेमेंट सिस्टम को डेवलप करेंगे। करेंटली 96% जो बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलरेडी सेटल हो रहा है, किसमें? नेशनल करेंसीज़ को यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र्स की बात करें, रशिया जो है ये कंटिन्यू सप्लाई चेन को करेगा, किसको लेकर? ऑयल, गैस, कोल एंड फर्टिलाइजर्स टू इंडिया। डिस्पाइट अगरचा आल्दो रशिया पे एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं। ठीक है, इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है फॉसिल फ्यूल का ग्लोबली। तो इंडिया सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करता है, सेकंड नंबर पे है ग्लोबली। नाउ सिविल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, तो रशिया कंटिन्यू करेगा ऑयल एंड गैस सप्लाई को, और इसके साथ साथ अपना जो सपोर्ट है, रशिया का जो सपोर्ट है इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, वो भी कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे कुदानकुलम एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसमें जो रशिया है वो हमारे साथ पार्टनर है, तो रशिया जो है इसको कंटिन्यू करेगा। लेबर मोबिलिटी, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि जो लीगल एंट्री है स्किल्ड इंडियन वर्कर्स की रशिया में, उसको एड्रेस किया जाए, और जो लेबर शॉर्टेज है रशिया में, उसको एड्रेस किया जाए। ठीक। नो एरेक्टिक कोऑपरेशन, रशिया ने इनवाइट किया है इंडिया को टू डीप एंगेजमेंट इन एरेक्टिक रीजन। ठीक है, यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है ऑन ट्रेनिंग ऑफ इंडियन सी फ्रेयर्स फॉर पोलर वाटर्स। ठीक है, तो 13% ऑफ ग्लोबल अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड 30% ऑफ गैस रिजर्व्स यहाँ पे एरेक्टिक वाले रीजन में पाई जाती हैं। एरेक्टिक जो है इसमें ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटजिक वैल्यू, तो इसलिए एरेक्टिक वाला रीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड्स मेड ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो यहाँ पे 20th एनिवर्सरी रिव्यू चल रहा है, किसका? वर्ड्स मेड ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। WSIS ये एक 2 फेस UN कॉन्फ्रेंस है जो डिफाइन करती है इश्यूज, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स, किसके लिए? टू टैकल द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू फॉस्टर डेवलपमेंट। किसके लिए? फॉस्टर डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे 2 फेसेस हैं, जेनीवा एंड तुनीस। जेनीवा 2003, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स को एंड एक्शन और प्लान ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया। एंड तुनीस 2005, यहाँ पे हमने तुनीस एजेंडा फॉर द इंफॉर्मेशन सोसाइटी को यहाँ पे अडॉप्ट किया। नाउ यहाँ पे मनी WSIS रिलेटेड इवेंट्स हो चुके हैं। इसमें क्या क्या है? एनुअल WSIS फॉर्म्स एज वेल एज द रिव्यू प्रोसेस WSIS +10, ठीक है, एंड WSIS +20। तो ये रिव्यू मैकेनिज्म्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये एक मल्टी स्टेक होल्डर UN प्रोसेस ऑन डिजिटल गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन विद विजन ऑफ फॉस्टरिंग पीपल सेंटर्ड
ठीक है, फास्टर करना, पीपल सेंटर्ड, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी को, ठीक है, नॉलेज सोसाइटीज़ को, ठीक है, और बिल्ड करना पीपल सेंटर्ड इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है, ताकि हम यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को इंश्योर कर सकें, डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर सकें फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ WSIS फॉर्म, इसको को चेयर किया है बाय ITU, यूनेस्को, UNDP, UNCTAD, और को होस्ट किया है बाय ITU एंड स्विस कॉन्फेडरेशन। इन्होंने इसको को होस्ट किया है और को ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे रिव्यू प्रोसेस है WSIS +10 एंड +20, ठीक है, ये रिव्यू मैकेनिज्म्स हैं। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूज़ में किस वजह से है, इंडिया को यहाँ पे री इलेक्ट किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए फॉर द ईयर 2026 एंड 27 विद हाईएस्ट वोट्स, ठीक है। IMO काउंसिल, इसमें 40 इलेक्टेड मेंबर्स अक्रॉस 3 कैटेगरीज A, B एंड C, ठीक है, और ये फंक्शन करता है एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ना इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? इसको एस्टेब्लिश किया गया इन 1948 में। कब? 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया एज इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम IMCO बोलते थे, और इसका फिर नाम चेंज कर दिया कब? 1982 में इसका नाम चेंज करके हमने रखा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन UK में है, ठीक है। आई बात समझ में? नो रोल क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो शिपिंग की है उसको क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को क्रिएट करती है फॉर शिपिंग इंडस्ट्री, दैट इज़ फेयर एंड इफेक्टिव, जो कि फेयर और इफेक्टिव है, यूनिवर्सली अडॉप्टेड एंड यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड। आई बात समझ में? ये एक फ्रेमवर्क मतलब यहाँ पे क्रिएट करती है, किसके लिए? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग सेक्टर के लिए। नो रूल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी। तो की इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कन्वेंशंस एंड स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, की कन्वेंशंस एंड स्ट्रेटजीज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मारपोल, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जिसको हम मारपोल कहते हैं। इसका मकसद क्या है? प्रिवेंट करना, मिनिमाइज करना पोल्यूशन को, ऑयल, गार्बेज या फिर बाकी जो चीज़ें निकलती हैं किससे? शिप से। नेक्स्ट इज ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। इसका मकसद है प्रिवेंट करना जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, इन्वेजिव एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं, उनके स्प्रेड को, ठीक है, उनको फैलने नहीं देना है, वरना वो इन्वेड कर लेंगी। जो कि नेटिव एक्वाटिक स्पीशीज़ होती हैं उनको ये इन्वेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ठीक है। यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करते हैं मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉर शिप्स, एंड यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर फेयर प्रोटेक्शन एंड नेविगेशन उसको भी इंक्लूड करते हैं। मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ये सेट करते हैं इसमें सोलास में, ठीक है, SOLAS सोलास में। इसमें क्या होता है? एस्टेब्लिश किया जाता है मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉर शिप्स, ठीक है। इसमें हमने इंक्लूड किया है रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर प्रोटेक्शन एंड नेविगेशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फ्रेयर्स कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन फॉर सी फ्रेयर्स को सेट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड उनकी सर्टिफिकेशन को लेकर। नाउ 2023
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम शिप्स, यहाँ पे ये एक स्ट्रेटजी लाई गई है। तो यहाँ पे बात होती है कि हम नेट ज़ीरो को अचीव करेंगे, नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस इमिशन फ्रॉम शिप्स बाय 2050, यानी कि 2050 तक यहाँ पे नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होने चाहिए शिप्स से। ठीक है, आई बात समझ में। नो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025। ठीक है, ये हर 4 साल के बाद होती है, तो इस बार ये बाकू में हुई। ठीक है, नाउ ITU के बारे में जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। आई बात समझ में। ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी। किसके लिए? डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए। इसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं, मोर देन 1000 कंपनीज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1865 में आफ्टर द इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन, जिसको साइन किया गया था पारिस में, और यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन को। ठीक, आई बात समझ में। तो की फंक्शन इसकी क्या है? इसका फंक्शन जो है वो क्या है? मैनेज करना की रिसोर्सेज को, एलोकेट करना रेडियो फ्रिक्वेंसीज एंड सैटेलाइट पोजीशन उसको। ठीक है, और इसका काम है, इसका रोल है क्रिएट करना टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर सीमलेस ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए। वही बात समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 3C इनिशिएटिव्स। तो 3C इनिशिएटिव्स की बात करें तो इसके यहाँ पे 10 साल पूरे हो चुके हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया है, एक डिकेड इसकी पूरी हो चुकी है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म है, इसमें 13 मेंबर्स हैं जो कि बाल्टिक, एड्रियाटिक एंड ब्लैक सी के दरमियान है। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड एंड क्रोएशिया। ठीक है, इसका मकसद है कि रीजनल कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना। मेंबरशिप की बात करें, इसमें ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, इस्तोनिया, ठीक है, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, ये इसकी कंट्रीज हैं। एम क्या है? 3C इनिशिएटिव्स का जो मकसद है वो क्या है? प्रमोट करना कॉपरेशन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल सेक्टर में। ठीक है, 3C इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट फंड को भी यहाँ पे बनाया गया है, इसको एस्टेब्लिश किया 2019 में। इसका मकसद है रिड्यूस करना रिलायंस को नेशनल एंड यूरोपियन यूनियन पब्लिक फाइनेंसिंग से। ठीक है, आई बात समझ में। जो डिपेंडेंस है यूरोपियन यूनियन पब्लिक फाइनेंसिंग पे, उससे यहाँ पे डिपेंडेंस को कम करना। की ऑब्जेक्टिव्स: इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, फास्टर ग्रोथ करना इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन रशियन एनर्जी। ठीक है, कनेक्टिविटी रीबैलेंसिंग, ओवरकम करना सोवियत इरा ईस्ट वेस्ट डोमिनेंस को। किसके थ्रू करेंगे? बाय प्रमोटिंग नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एनर्जी एंड डिजिटल कॉरिडोर्स। स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन, स्ट्रेंथ करना यूरोपियन यूनियन कोहेशन एंड रीइंफोर्स करना रीजनस रूल विद इन द यूरोपियन यूनियन एंड नेटो फ्रेमवर्क्स। आईमैक की अगर बात करें तो ये नॉर्दर्न एक्सटेंशन है ऑफ द इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि लिंक करता है मिडिटेरेनियन पोर्ट्स एंड सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप को, और इसके साथ साथ बाल्टिक्स को। ठीक है, तो मेंबर्स कौन कौन से हैं वो तो मैंने आपको बताया। यहाँ से मैप देख लेते हैं मेंबर्स ऑफ द 3C इनिशिएटिव, 3SI। तो ये रही बाल्टिक सी, ठीक है, ये रही ब्लैक सी और ये रही एड्रियाटिक सी, ये देख सकते हो आप। इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, और रोमानिया एंड बुल्गारिया। तो ये नीचे रही ग्रीस। आई बात समझ में, ये इसके मेंबर्स है। नो नेक्स्ट टॉपिक इज वाशिंगटन अकॉर्ड फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंटली वाशिंग अकॉर्ड पीस फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसको साइन किया गया था बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC या रवांडा। और किसने करवाया फैसिलिटेट? US ने। ठीक है, अर्लियर जो M23 रिबल्स थे रवांडा के, ठीक है, इन्होंने न्यू अटैक्स को, जो ईस्टर्न DRC है वहाँ पे न्यू अटैक्स को लॉन्च किया, और यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं वो राइज हो गई, टेंशनस जो हैं वो राइज हो गई, रीजनल टेंशनस राइज हो गई।
नाउ इस अकॉर्ड के बारे में जानते हैं, इसका एम क्या है। सीधी सीधी बात, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रस्ट को रेस्टोर करना और जो पीस है उसको रेस्टोर करना इन मिनरल रिच ईस्टर्न डीआरसी रीजन। ठीक है, इसमें कुछ रीजन से इंपॉर्टेंट जैसे कि कतंगा, कीव एंड इतूरी है। ठीक है, डीआरसी जो है ये मिनरल रिच है, इसमें कॉपर, कोबाल्ट, टिन, टंजस्टन, गोल्ड एंड डायमंड जैसी चीज़ें पाए जाते हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का, 70% जो ग्लोबल सप्लाई है कोबाल्ट की वो कौन करता है, वो डीआरसी करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन निगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट। ठीक है, ACCRA कन्वेंशन 2025 रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली इन्होंने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन, और इन्होंने सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन निगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स ACCRA कन्वेंशन 2025 को। ठीक है, निगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स हैं बोथ इन पेपर एंड डिजिटल फॉर्म में, जो प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं गुड्स को इन ट्रांजिट एंड कंफर्म करते हैं राइट आवर गुड्स टू दी होल्डर विच आर ट्रांसफरेबल। नाउ ACCRA कन्वेंशन 2025 के बारे में बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एस्टेब्लिश करना यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर NCD, किसके लिए, निगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स के लिए, एंड एक्सटेंड करना बेनिफिट्स ऑफ निगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट टू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रेन, ट्रक, प्लेन और शिप। आई बात समझ में। नाउ ये अलाउ करता है कार्गो को टू बी सोल्ड, रीरूटेड और यूज इट एज कोलेटरल फॉर फाइनेंसिंग व्हाइल इट इज मिड जर्नी। ठीक है, मिडवे है, मिड जर्नी। लीगल इफेक्ट की बात करें, NCD ये सेम लीगल इफेक्ट में है एज फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स जैसे होती हैं, वैसे भी ये सेम इफेक्ट में है। ये फैसिलिटेट करता है ट्रेड, फाइनेंस एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड को। ठीक है, इसका ये सिग्निफिकेंस है, फैसिलिटेट करना ट्रेड फाइनेंस को, डिजिटलाइज करना ग्लोबल ट्रेड को। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड। तो इसराइल ने रिसेंटली जो सोमालीलैंड है, सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड, इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, ये लोकेटेड है इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसके बॉर्डर्स किसके साथ शेयर होते हैं, गल्फ ऑफ एडन जो है ये नॉर्थ में है, डिजिबूटी नॉर्थ वेस्ट में, इथोपिया साउथ एंड वेस्ट में, सोमालिया ईस्ट में। आई बात समझ में। तो ये सोमालिया से अलग हो गया था 1991 में आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईयर्स ऑफ सिविल वार। तो उसके बाद इन्होंने एज अ डिफेक्टो स्टेट की तरह फंक्शन किया और इनके पास अपनी ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इसकी कैपिटल जो है वो हारगेशिया है। आई बात समझ में। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मुबारक अल कबीर पोर्ट। तो कुवैत ने साइन किया है एग्रीमेंट को चाइना के साथ, किस लिए, मुबारक अल कबीर पोर्ट को पिवट करने के लिए। तो मुबारक अल कबीर पोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये बुबियान आइलैंड कुवैत में लोकेटेड है। तो एम क्या है, रीजनल ट्रेड को एनहेंस करना, ट्रांसपोर्ट को एनहेंस करना और कुवैत की जो इकॉनमी है उसमें कंट्रीब्यूट करना, डाइवर्सिफाई करना और जो ऑयल पे डिपेंडेंस है उसको कम करना। तो ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI है, उसका भी पार्ट है। BRI या फिर न्यू सिल्क रोड जो है, ये चाइना लीड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया 2013 में। इसके दो कंपोनेंट हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये लैंड रूट है अक्रॉस यूरोप, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और एशिया। फिर मैरीटाइम सिल्क बोर्ड है, सी रूट अक्रॉस ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैम्ब्रिले प्रोसेस। ठीक है, KP कैम्ब्रिले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे प्लेनरी हैज सिलेक्टेड इंडिया टू एज्यूम द चेयरपर्सनशिप ऑफ KP फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, किस लिए, चेयरमैनशिप के लिए। तो ये एक ट्रिपटाइट इनिशिएटिव है, इसमें गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी है। इसका मकसद क्या है, प्रिवेंट करना
ट्रेड इन कन्फ्लिक्ट डायमंड्स। कन्फ्लिक्ट डायमंड्स रफ डायमंड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है रिबल के मूवमेंट्स के लिए, आई बात समझ में, और दियर अलाइज टू फाइनेंस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। इसका एम है अंडरमाइन करना लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स को। नाउ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें इंडिया, यूरोपियन यूनियन, एंड ये अकाउंट करता है ओवर 99% ऑफ ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड। ठीक है, इसको इन्फोर्स किया गया है रिगोरस सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल के अंडर एंड कंप्लायंस असेसमेंट। इट इंश्योर्स दैट all participating countries maintain high standards that keep conflict diamond out of international market। जो conflict diamond है उसको ताकि इंटरनेशनल मार्केट से बाहर रखा जाए। ठीक है, यानी कि conflict diamond जो है उस पर पूरी की पूरी निगरानी रखी जाए। ठीक है,